मौजूदा जो सरकार है कैसा काम कर रही है? हाँ, आप नंबर रेटिंग दे सकते हैं। बताइए। 1 स्टार। 10 में से 1। हाँ 9 साल 10 साल होने वाले हैं। हाँ 8 साल। 10 साल हाँ होने वाले हाँ हैं। हाँ चुनाव भी 2024 में है। हाँ। क्या काम ऐसा है? नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल की कि स्टेट की? दोनों की, आप किसी की हाँ, बोलिए। दोनों की तो योगी जी कैसा काम दोनों कर की तो 3 कर दूंगा। अच्छा, दोनों के 3 कर देंगे। हाँ, अच्छा, बेहतर कौन काम कर रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कौन बेहतर लगता है? स्टेट से थोड़ा सेंटर अच्छा है। सेंट्रल लगता हाँ, है। सेंटर के कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से नेता जो आपको सेंट्रल के लगते हैं कि देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? नितिन गडकरी है और एस जयशंकर जी हैं और 1-2 लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी लोग कैसे काम करेंगे? हम बाकी लोगों को तो बयानबाज हैं, बयानबाजी से काम चल रहा है, चला रहे हैं। हाँ, और क्या है। 24 में चुनाव होने वाला है। 24 में क्या लगता है, ये जो सरकार है ये अपने आप को फिर से वापस ला पाएगी या इंडिया का मौका मिल जाएगा? इंडिया को तो मौका हमेशा मिलता है, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इंडिया तो टॉप पे है ही। हाँ, गठबंधन की बात कर रहा हूँ, वही टॉप पे है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, जो ये इंडिया है ना, इसके पास बयानवीर नहीं है और उधर बहुत सारे बयानवीर हैं जो ध्रुवीकरण भी कर लेते हैं, आपकी छोटी सी क्लिप को किसी और तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन आपका ये कहना है कहीं ना कहीं भोला बहुत है, भोले हैं सब कौन जो इंडिया गठबंधन के हिस्से में नहीं है। तो सच्चा है, बात है जो आप सच को रख रहे हैं ना सामने, तो थोड़ा टाइम लगता है समझने में। झूठ है आप समझा जा सकता है तुरंत, आप झूठ है, झूठ थोड़ा आसानी से डिलीवर्ड हो जाता है। विपक्ष में कौन सा नेता अच्छा लगता है? इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें कौन सा बढ़िया नेता है जो देश को रिप्रेजेंट कर पाएगा अगर बहुमत में आती है सर? अगर नॉलेज वाइज बात करें तो जयराम, हर तरह से बेहतर कौन है? हाँ, जयराम रमेश कांग्रेस के हैं, राहुल गांधी खुद हैं, एजुकेटेड पर्सन है। और इधर से चले जाएं, स्टालिन है, शरद पवार हैं, बहुत सारे नेता हैं। नेताओं की बात करें तो असली नेता इंडिया के पास ही हैं। इंडिया के पास मतलब नेताओं की भरमार है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, लेकिन उसमें से मैं सिर्फ कर ये पूछ रहा हूँ कि उनमें से बेहतर कौन लगता है? बोला तो आपको, राहुल गांधी हैं, जयराम रमेश हैं, केजरीवाल हैं और शरद पवार हैं। इधर ममता बनर्जी भी ठीक हैं। उधर चले साउथ में चले जाएं तो और बहुत लोग हैं। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव जैसा कहते हैं ना कि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, तो ऑप्शन ज़्यादा होना कहीं ना कहीं गड़बड़ भी तो है। हाँ, नुकसानदायक। इस यूपी की बात करते हैं तो अखिलेश यादव में थोड़ा सा में मैच्योर नहीं दिखते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारे कम है। हाँ, बहुत सारे। देखो उनका गठबंधन था और राजभर जी, वो जो घोषित चुनाव लड़े नाम धारा सिंह चौहान, सब लोग छोड़ गए, गठबंधन टूट गया। जयंत चौधरी भी इधर उधर में हो रहे हैं कि मैच्योरिटी की तो कमी है। मतलब लग रहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन जो इंडिया है वो बिखर सकता है। नहीं, वो बिखरेगा नहीं। उसका जो यूपी में पर्टिकुलर अखिलेश यादव की बात पे बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके जो साथी रहे 2022 में सॉरी, उनकी बात कर रहा हूँ। वो अगर मेच्योर पर्सन होते तो उन लोगों को संभाल के रखते, 5 साल एक साथ रखते। उन्होंने 2019 में भी बसपा के साथ गठबंधन किया, वो भी नहीं चला। फिर ये 22 का भी है, देख लीजिए क्या हर से ज़्यादा इधर उधर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो मैच्योरिटी की कमी दिखती ही है। तो अभी जो बाकी जो नेता हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो भी तो समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं थे इसके पहले। हाँ, लेकिन उन छोड़ के चले गए ना, अब बीजेपी के पास फिर चले गए, नहीं रोक नहीं पाए ना। तो यही तो थोड़ा मैच्योरिटी नहीं है। गलती उन्हीं की है। नहीं, किसकी? अखिलेश यादव। हाँ, मैच्योरिटी नहीं है। हम अपने आसपास के लोगों और दूसरी चीज़ें अखिलेश यादव हमने बहुत करीब से देखा है। उनके पास उनके जो चापलूस लोग बैठते हैं, जो काम के, जिनके पास मतलब वोट पावर है, लोग जिनके पास हैं, वो उनसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं। उनको पता नहीं क्या गैप है, वो हमें दिखता है गैप। हाँ। तो कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं सीतापुर की मैं बात करता हूँ। सीतापुर से एक बिस्वा की सीट है, वहाँ से पहले निर्मल वर्मा कैंडिडेट थे। उनका टिकट नहीं दिया सपा ने, बीजेपी में चले गए, जीत गए। उन्होंने पिछले बार भी अफजाल गौसर को दिया था, रामपाल यादव की उपेक्षा करके। वो सिटिंग एमएलए थे उस टाइम पे, उनको काट के वो फिर हारे। उसके बाद उन्होंने निर्मल वर्मा को ट्राई किया, फिर से अफजाल को ट्राई किया, फिर से अफजाल हारे। तो क्या है मैच्योरिटी, तो कि हम अपने फ्रेंड को देंगे, फिर हारें जीते उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे राजनीति थोड़ी ना चलती है। आरोप तो ये लगाते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है
हर तरह की रणनीति ईडी सीबीआई का जो डर दिखा के अपने पाले में करती है। सच्चाई है, ईडी सीबीआई का तो डर है। तो गलती कोई करेगा तभी तो डर रहेगा। नहीं तो गलती करो ना करो, अब जैसे दिल्ली का ले लो आप, उनको क्या बोलते हैं, सिसोदिया जी, आरोप क्या है उन पे? शराब घोटाले का आरोप है। अभी तक चार्जशीट में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया है, वही आरोप। नहीं तो मेंशन तो करें, कोर्ट को तो बताएं, कोर्ट को तो बताएं किस लेके अरेस्ट किए हैं, कुछ तो बताएं। बस ऐसे अरेस्ट कर लिए। और सबसे बड़ा आप देख लीजिए, महाराष्ट्र चलिए, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एंड ऑल कंपनी, हाँ क्या था, ईडी सीबीआई अब बीजेपी के साथ है तो ना ईडी है ना सीबीआई, अब क्लीन चिट है, वो वॉशिंग मशीन है, वो बीजेपी जो है वॉशिंग मशीन है, इधर से गंदा डालोगे उधर से साफ निकलेगा। लेकिन ये तो पहले भी आरोप लगता था, चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस के समय में भी सीबीआई को कहा जाता था कि पिछड़े का तोता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ, 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, 9 से मैं बात करता हूँ, 9 में कांग्रेस की सरकार थी, लालू यादव पे चार्ज फ्रेम हुए, किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ थे। एकदम सच्चाई से ईडी ने सीबीआई ने जांच की, कन्विक्ट हुए, आज हुए ना। ये नहीं क्या उनका हम हमारे साथ हैं तभी ईडी के कर रहे हैं, नहीं हो तो हम भाई हमारे साथ हो तो हम नहीं करेंगे जांच, नहीं हो तो ईडी की जांच कराएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जो लोग कहते हैं कि ये पिंजड़े का तोता था, अगर तोता था तो वो भी लालू यादव पे ऐसी इंक्वायरी ना बैठा लेते। क्यों बैठा ले? इसीलिए बैठा ले क्योंकि वहाँ पे एक वो थी, जो एक था कि हाँ जनता को देखना चाहिए, इसीलिए आरटीआई एक्ट भी लाए, सब लाए। ये तो कह रहे हैं पीएम फंड जो भी कोविड में क्या था वो भी आरटीआई के दायरे में नहीं, पर्सनल फंड है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ईडी सीबीआई का जो शिकंजा है, लोगों को ये दिमाग में ज़रूर है, और तमाम विपक्षी नेताओं को भी जो डर है, जिसका जिक्र बार बार वो करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका डर दिखाकर जो है बीजेपी अपनी तरफ नेताओं को 2024 के लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा अभी जो ये चल रहा है, चर्चा चल रही है इंडिया की और भारत की, कि G20 का जो निमंत्रण पत्र था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नहीं, बात ये है, हमारे जैसे अरुण नाम है, प्रभात नाम है, अरुण भी कह लो चाहे प्रभात कह लो, आइडेंटिटी तो मेरी ही है, क्या दिक्कत है? इंडिया बोलो। आपने भी यही कहा कि मेरा नाम तो वही रहेगा, आप बदल दीजिए, कुछ भी हमको बुलाइए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भारत ही बुलाया जा रहा है, तो उसमें क्या गड़बड़ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आइडेंटिटी तो एक ही है, उसको मतलब ये थोड़ी ना कि भारत इंडिया, इंडिया भारत, दोनों सेम है, इंडिया बोलो भारत बोलो, उसमें क्या? ये कह रहे हैं कि जिन्ना कहीं ना कहीं इंडिया के नाम का विरोध कर रहे थे, तो मोदी सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है। जिन्ना इंडिया भारत, जिन्ना इंडिया का नाम का विरोध नहीं कर रहे थे, उनको एक मुस्लिम राष्ट्र कंट्री चाहिए थी, ठीक, तो मिल गई उनको, अब उसकी बात ही नहीं करनी। और ना इंडिया ना भारत, कोई भी नाम होता, उनको एक पर्टिकुलर कंट्री चाहिए थी, वो मुस्लिम कंट्री चाहिए थी, अलग सेपरेशन चाहिए था। मुलायम सिंह यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी एक बिल 2004 में पास कराया था, इसीलिए कि वो नाम कहीं ना कहीं बदल कर भारत कर दिया जाए। हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम भारत कहो इंडिया कहो, बात तो एक ही है, उसमें क्या दिक्कत है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती। देखिए, बहुमत यूपी दिलाएगी, जिसको दिलाएगी, अगर एनडीए को ज़्यादा सीट यूपी से जाती हैं तो एनडीए को बहुमत आएगी, इंडिया को जाती हैं तो इंडिया का बहुमत, इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, यूपी दिलाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया जो गठबंधन उसको सरकार में आना है तो यूपी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3-4। यह एक शिकायत है सबसे बड़ी सरकार में, ये है कि जैसे अब हम आप लोग मतलब शहर में रहते हैं, देहात की ये कंडीशन है कि अगर जिसके 15 बीघा धान लगे हैं और उस किसान का लड़का बाहर है, या उसका बाप 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक वहाँ उसको बचाता है, धान बचाता है साड़ों से, फिर है अब बचा के फिर बहुत मुश्किल से पैदा कर पाता है। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जो साड़ वाली ये व्यवस्था है, इसको मतलब थोड़ा बंधेज में रखा जाए। गौशाला नहीं बनी है, योगी जी कहते हैं गौशाला बनी है, वहाँ जो चारे भर का खाना नहीं है, पैसा नहीं हुए, पता नहीं क्या करते हैं, बेच लेते हैं कि जानवर खा जाते हैं। ये कंडीशन है, बिल्कुल मतलब जानवर मरने कगार पर हैं वहाँ पर, ना कोई पकड़ने आता है ना कोई कुछ करने आता है वहाँ पर, बिल्कुल ये कंडीशन है। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं उनके तरफ से तर्क दिया जाता है, मुख्यमंत्री जी की तरफ कोशिश कर रही है, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं, जिनकी व्यवस्था है, यहीं से लापरवाही है, मेन लापरवाही यहीं से है, यहीं से गड़बड़ है। जानवरों के लिए तर्क देते हैं, कहीं ना कहीं आपके ही घर से छोड़े गए वो हैं जानवर, और इसके अलावा तर्क देते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको जो है वो आप खुद पाल लेते हो तो उस पर सरकार सब्सिडी भी देने वाली है। हाँ, तो बात तो 2022 के इलेक्शन टाइम का ही गई थी, तो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये है, हमें ईडी सीबीआई का ध्यान आ गया,
पिछले 5-6 सालों से गौशाला के नाम पे जो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसकी जांच अगर ईडी सीबीआई से स्वतंत्र कराई जाए तो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा ये। अच्छा, सरेआम गायों को काटा जा रहा है उसमें, ठीक अवैध तरीके से चारा ना दे के उनको भूखा मारा जा रहा है। जो पैसा आ रहा है वो हम अपनी जेब में रख रहे हैं। ऊपर गाय अपने को आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं गाय की तस्करी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, गौशाले नाम पे हो रही है। आप चलिए मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। इसका गाय ऐसी ऐसी हैं एकदम सूखी हड्डियाँ दिख रही हैं। 2 दिन बाद जाओगे आपको नहीं मिलेगी। कहाँ गई, कहाँ गई भाई? चारे का पैसा आता है वो कहाँ गया? 2 गायें बंद है, वहाँ रजिस्टर पे एंट्री होगी 50 की। कहाँ है सब? सवाल है ना, कहाँ है?